गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपकी सोशल साइंस की टीचर आपकी क्लास 9 की फर्स्ट बुक भारत और समकालीन विश्व के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति की वर्कशीट 5 करवा रही हूँ आपको। अभी तक आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा कि फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई और किस तरह से उन्होंने इस क्रांति को पूरे यूरोप में फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। राजतंत्र का उन्मूलन होकर गणतंत्र स्थापित हुआ। आज हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से उदार गणतंत्रवाद चला और किस तरह से नेपोलियन की एंट्री हुई। आज के हम वर्कशीट में यही पढ़ने वाले हैं, उदार गणतंत्र क्या था। ठीक है, उदार गणतंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम। उदार गणतंत्र 2 सालों तक 1794 टू 1799 तक चला। हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था, नेशनल कन्वेंशन को शुरू किया गया था। नेशनल कन्वेंशन के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल, जिसे डायरेक्टरी भी कहा गया, उसको सौंपा। पहले हमने पढ़ा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में सौंपा गया। नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया कि डायरेक्टरी जो कि 5 सदस्यीय थी उसको सारा कार्यपालिका का कार्य सौंप दिया और इस तरह से डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा था। एक तो आपको पता है कि अभी भी फ्रांस बहुत सारे युद्धों से निकला था, राजतंत्र को निकाला था, रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन ने इतने सख्त कानून बनाए थे, उनसे निकल कर आया था। तो ऑब्वियसली फ्रांस में अव्यवस्था फैली हुई थी, तो डायरेक्टरी का शासन भी उसको इतनी जल्दी से नहीं ठीक कर पा रहा था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि, युद्ध करने का अधिकार, सभी कुछ इन 5 लोगों की डायरेक्टरी को दे दिया गया था। अब संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अयोग्य थे और इनसे भी बड़ी बात, वे लोग भ्रष्ट थे, करप्टेड थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही, क्योंकि इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि किस तरह से हमने अपने देश को चलाना है। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को संभाल सके, और जहाँ इतनी व्यवस्था फैली हुई है वहाँ किसी भी मत पर विचारधाराएं मिल ही नहीं रही थी, एक सेम हो ही नहीं रही थी। इसी काल में नेपोलियन प्रथम आए और नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। अभी आपने देखा था कि किस तरह से जो है हमने लुई 16 से पीछा छुड़ाया था, कितनी क्रांति हुई थी, जब जाकर राजतंत्र का उन्मूलन हो पाया था, गणतंत्र स्थापित हो पाया था। उसमें भी रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन ने तानाशाही हो गया था। इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए फिर डायरेक्टरी बिठाई और अब डायरेक्टरी के लोग भी ठीक से शासन नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा से नेपोलियन ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब जब नेपोलियन आता है 1799 से 1814 का जो 15 साल का टाइम पीरियड है, इसके लिए पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है। नेपोलियन का टाइम आता है। नेपोलियन तानाशाह था लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। तो कब बना? 1804 में। नेपोलियन कब बना फ्रांस का सम्राट बेटा? 1804 में। और नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कब किया था? 1799 में। ठीक है, और इस तरह नेपोलियन की साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि एक जगह लिमिटेड ना होकर बैठना, अपने साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी और बढ़ोतरी करना, उसमें और देशों को शामिल करना, अपने राज को बढ़ाना,
कि वो दूर दूर तक अपने शासन को बढ़ा सके, उसे कहते हैं साम्राज्यवादी। बहुत ही महत्वाकांक्षी था नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया और उसने 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया। 40 युद्धों में सबसे बड़ी कमजोरी, गलती जो रही नेपोलियन की, वो रूस पर आक्रमण रही, जहां सर्दी और वातावरण की उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया और 1821 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ये सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने रूस पर आक्रमण किया, क्योंकि वहाँ की सर्दी फ्रांस की सेना नहीं सहन कर पाई और 1821 में उसकी वहीं पर मृत्यु होगी। फ्रांस की संहिता नेपोलियन द्वारा प्रथम 1804 में फ्रांस में लागू की गई थी। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। 1804 में सम्राट बनते ही नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, 1804 की संहिता भी कहते हैं, फ्रांस की सिविल संहिता भी कहते हैं, इसे लागू किया गया और इसमें उसने पुराने और नए दोनों कानूनों का समन्वय किया। मैंने कहा ना कि नेपोलियन तानाशाह था लेकिन एक अच्छा प्रशासक था। उसने गणतंत्र से ज़्यादा अपनी प्रजा के बारे में, जनता के बारे में सोचा। उन्होंने इस संहिता में लिखा था कि जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रांस की जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्गों से उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी, उनके विशेष अधिकारों से, इसी के लिए जो है फ्रांस में क्रांति भी हुई थी। मेन रीज़न ये भी रहा था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरी उनको मिलेगी जो सर्वाधिक योग्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पापा आईपीएस है तो बेटे को भी आईपीएस की नौकरी दे दी जाएगी, नहीं, अगर वो उसके काबिल है तो ही उसे नौकरी दी जाएगी। और धर्म के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो जौन सा धर्म अपनाना चाहें वो धर्म अपना सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की थी। आज भी बहुत से देशों में है, आज भारत में भी है। हम जिस धर्म में परिवर्तित होना चाहें हम वो धर्म अपना सकते हैं। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। इसके साथ ही व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार प्राप्त होने लगे। कोई भी साहूकार आकर उनकी जमीन को नहीं हड़प सकता था। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उनका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में विजय नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी नहीं मिट सकेगी और चिरस्थायी होगी। और वाकई में जो नेपोलियन की संहिता थी बहुत वर्षों तक चली। इन्होंने माप तोल के लिए या फिर सभी जगह एक जैसी माप तोल व्यवस्था होगी, एक जैसे बाट प्रयोग किए जाएंगे। नेपोलियन संहिता सचमुच में जब पूरे फ्रांस में लागू की गई तो उन्होंने उसका राजनीतिक और साथ ही साथ उसका आर्थिक महत्व दोनों ही बहुत बढ़ा दिया था। इसी नेपोलियन संहिता के चलते हुए आसपास के फ्रांस की जो कंट्री थी, नेबर कंट्रीज थी, उन्होंने भी सोचा था कि हमारे यहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, केवल नेपोलियन संहिता की वजह से। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायक्टी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं? डायक्टी के सदस्य अनुभवहीन और अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायक्टी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली हुई थी, जैसे बेरोजगारी, व्यापार ठप, बार बार युद्ध की समस्याएं आदि। विदेश नीति बहुत कमजोर थी क्योंकि इन लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो ये अव्यवस्था फैली हुई है, इतने युद्ध हम लड़ रहे हैं, हम किस तरह से एक अच्छी नीति बनाकर अपने देश को शांतिपूर्वक चला सकें। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षित दे सके और शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस में दोबारा अपना सम्मान हासिल किया और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। आपने पता था कि सिर्फ वर्चस्व हासिल करने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी अपने आप को विश्व में दिखाने के लिए, लेकिन वह सम्मान, वो गौरवशालीता खत्म हो गई थी रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन के टाइम पर, जब नेबर कंट्रीज ने फ्रांस पर हमला कर दिया था। नेपोलियन ने आकर अपना वो वापस गौरव प्राप्त किया था।
नेपोलियन संहिता क्या थी? नेपोलियन संहिता ने जन्म के आधार पर विशेष अधिकार बंद किए थे। आपको पता है 1804 में सिविल संहिता भी कहा गया था इसे। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, कानून के समक्ष सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया गया और व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ठीक है। प्रश्न 4, नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो क्यों? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अच्छी नेपोलियन संहिता में मुझे धर्म की स्वतंत्रता लगी और जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद किए गए। जो जिस चीज़ के लायक है उसे वही पद देना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता मानव के अंदरूनी विकास के लिए बहुत आवश्यक है और जन्म के आधार पर विशेष अधिकार बंद करने से सभी लोग अपनी योग्यता को साबित करने का अवसर मिलता है। जो जिस चीज़ के लायक है उसे वही मिलना चाहिए और जिस धर्म में जिसको जो पसंद आए वो उसे अपना सके। जन्म के आधार पर किसी पर इस तरह की बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आज वर्कशीट 5 हमारी कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉपी में करें ये काम। हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब द चैनल।